तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एमसी अपने फाइटिंग वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेगमेंट है, पर फिर भी ये एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट है। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत सीरियस होना ही पड़ेगा। एल्डर यूजेंग कहती है हम इतने ज्यादा लोगों ने इस फिनिक्स के ऊपर अटैक किया, पर इस फिनिक्स का हम लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। इस फिनिक्स की नजर भी एल्डर यूजेंग के ऊपर पड़ जाती है और फिनिक्स एल्डर यूजेंग को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी एमसी वहाँ पर आ जाता है और फिनिक्स के अटैक से एल्डर यूजेंग को बचा लेता है। फिनिक्स के अटैक से एल्डर यूजेंग को बचाने के बाद एमसी एल्डर यूजेंग से कहता है क्या तुम ठीक हो? एल्डर यूजेंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा कहने के बाद एल्डर यूजेंग शर्माते हुए एमसी से कहते हैं थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। एमसी उसे इस बात को सुनकर नीचे फेंक देता है और कहता है अगर तुम ठीक हो तो फिर अपने लिए एक जगह को ढूंढो ताकि तुम छुप सको वहाँ पर। ऐसा कहने के बाद एमसी उस फिनिक्स के पास जाने लगता है और वो फिनिक्स एमसी से कहती है तुम कौन हो जिसने कि मेरे उस अटैक को रोक दिया? एमसी कहता है तुम्हें इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूचर में होने वाला मास्टर हूँ। इस बात को सुनकर फिनिक्स गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो। ऐसा कहने के बाद एमसी के ऊपर वो अपनी फ्लेम्स से अटैक कर देती है और एमसी फिनिक्स के उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। एमसी को ऐसा करता हुआ देखकर फिनिक्स शॉक हो जाती है और कहते हैं ये कैसे किया तुमने? एमसी कहता है तुम्हें इस चीज़ को जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने वो उंगली में एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसकी वजह से कि फिनिक्स को काफ़ी ज़्यादा चेनें आकर जकड़ लेती है। फिनिक्स कहती है एमसी से तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो मेरे साथ? एमसी कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल फॉर्म में ला रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद एमसी फिनिक्स को एक पत्थर में चेंज कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें रूइंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ब्लू कहते हैं वैसे तो ये सभी के सभी स्पीड थी रिलम में ये, पर इन सभी का नंबर कुछ ज्यादा ही है। येलो कहते हैं इन सारी बातों को छोड़ो, पर उस ताविस्ट के डिसिपल को देखो वो कैसे उन पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है खाली अपने हाथों के ब्रूट फोर्स से। ब्लू कहते हैं मुझे उसे देखकर किसी बंदी की याद आ रही है। येलो कहते हैं कहीं तुम नाइन्थ प्रिंसेस की तो बात नहीं कर रहे हो ज़ियोनियन डायनेस्टी के? ब्लू कहती है हाँ, और अब हमें जिक्विन फन को दिखाया जाता है जो कि उन सारे पपेट्स को काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही होती है और हाफते हुए कहती है मुझे इन पपेट्स के साथ फाइट कर कर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन तो मोटर रिलम में ही है पर मेरी स्ट्रेंथ मोटर रिलम से काफी ज्यादा है। चलो इन सारी बातों को छोड़ो, अब मुझे सेकंड राउंड की तरफ जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो सेकंड राउंड की तरफ जा रही होती है और कुछ देखकर हैरान होती है और कहती है अब मैं इस चीज का क्या करूँ? अब हमें भी दिखाया जाता है वो जिस चीज़ को देखकर शॉक हुई होती है वो होता है एक लावा पुल। जिक्विन फन उस लावा पुल को देखकर कहती है मैंने कभी नहीं सुना है कि इस ह्यूमन एम्पर के रूइंस के अंदर इस सेकेंड लेवल में ऐसा कोई लावा पुल भी, अब मैं इसे पार करने के लिए क्या करूँ? जिक्विन फन ये कह ही रही होती है कि तभी उस लावा पुल में काफी ज्यादा बुलबुले उठने लगते हैं और तभी उस लावा से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर निकलता है जिसकी की कल्टिवेशन सोल रिलम में होती है और वो बीस्ट बाहर निकलते एक जोर की दहाड़ मारता है और फिर जिक्विन फन को देखता है और कहता है ओए मोटन रिलम की नल्ली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? निकल जा यहाँ से वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो वापस से उस लावा में जाते हुए कहता है आजकल पता नहीं किस तरीके के नल्ले नल्ले लोग आने लगे हैं इस ह्यूमन एम्परर के रूइंस के सेकेंड लेवल में। जिक्विन फन इस बात को सुनकर कहती है अरे भाई ऐसा मत कहो यार प्लीज, दिल से बुरा लगता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिक्विन फन जोर जोर से चिल्ला रही होती है अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे नेक्स्ट लेवल में जाना है तो फिर मुझे इस लावा सीक को क्रॉस करना होगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर एक सोल रिलम का बीस्ट है जैसे कि मैं हरा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मोटर रिलम में हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ से वापस चली गई बिना एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल करे तो फिर मास्टर मुझे काफी ज्यादा डांटेंगे। एमसी भी वहाँ पर उस जगह पर आ जाता है और दूर से जिक्विन फन को देखते हुए कहता है सिस्टम से ये लड़की इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रही है बस उस छोटे से सांप को देखकर? सिस्टम कहती है मास्टर ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो अपने से ज्यादा हायर रिलम वाले कल्टीवेशन बेस के बीस्ट को देखेगी तो वो डर जाएगी क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ अभी 15 साल की छोटी बच्ची है जो कि अभी अपने मोटर रिलम में ही है। एमसी कहता है सच में अगर ऐसी बात है तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। एमसी सिस्टम से ऐसा कहने के बाद जिक्विन फन से कहता है जिक्विन फन तुम इतनी ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रही हो? जिक्विन फन एमसी की आवाज को सुनकर पीछे पलट कर देखती है और कहती है मास्टर आप यहाँ पर कैसे आ गए? इस ह्यूमन एम्परर के रूइंस के अंदर तो कल्टीवेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से कि इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सोरिलम के कल्टीवेटर्स आ सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे कैसे आ गए? एमसी इस बात को सुनकर कहता है इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम इस सेकंड लेवल पर तो काफी ज्यादा टाइम से आ चुके हो तो फिर इसके आगे क्यों नहीं जा रही हो? जिक्विन फन कहती है मास्टर ऐसी बात नहीं है कि मैं इस लेवल के आगे नहीं जाना चाहती हूँ, पर आप जरा आगे देखिए तो वहाँ पर लावा सी है जिसके अंदर की एक ड्रैगन बीस्ट है जिसकी की कल्टिवेशन सोल रिलम में। तो फिर आपको कैसे लगता है कि मैं एक मोटर रिलम की कल्टीवेटर उस ड्रैगन बीस्ट को हराकर इस लेवल से नेक्स्ट लेवल में जा सकती हूँ? एमसी कहता है ये फर्स्ट लेवल सोरिलम का बीस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है तो जाओ और जाकर उसे हराओ। जिक्विन फन कहती है मास्टर आप क्या पागल तो नहीं हो चुके हो? वो सोरिलम का बीस्ट है तो फिर मैं उसे कैसे हरा सकती हूँ? एमसी कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम किसी ट्रबल में आ जाओगी तो फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर जरूर से आऊंगा। जिक्विन फन इस बात को सुनकर एक प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहती है क्या सच में मास्टर आप ऐसा करोगे? एमसी कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं
ऐसा करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जिकुनफन को ऐसा बलि का बकरा बनाता हुआ देखकर सिस्टम हंसने लगती है और कहती है इस लड़की को बलि का बकरा बनाना कितना ज्यादा आसान है। जिकुनफन कहती है मास्टर अगर मैं किसी ट्रबल में आ जाऊंगी और आप मुझे बचा लोगे तो फिर ठीक है, मैं एक बार उस सोल रिलम के बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए वो लावा के पास जा रही होती तो तभी एमसी उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे उस लावा में फेंक देता है और कहता है बेवकूफ, जबकि मैं तुम्हारी अब मदद करने के लिए तैयार हो चुका हूँ तो तब भी तुम उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो। देखो गाइस, उस ड्रैगन बीस्ट और जिकुनफन के बीच में जो फाइट हुई है ना, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई, तो इस वजह से मैं उसकी फाइट को स्किप कर दे रहा हूँ। अब बैक टू स्टोरी हमें दिखाया जाता है जिकुनफन ड्रैगन बीस्ट को हराने के बाद 3rd लेवल में आ चुकी होती है और एक जगह पर गिरी हुई होती है और जोरों जोरों से हाफ रही होती है और तभी वहाँ पर एमसी आते हुए कहता है जिकुनफन सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, खाली अपने हाथों से एक सोल रिलम के बीस्ट को हराकर। ऐसा कहने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है अगर तुमने अभी इनफ रेस्ट कर लिया होगा तो फिर चलो अभी दोबारा से स्टार्ट हो जाओ। जिकुनफन इस बात को सुनकर डर जाती है और कहती है दोबारा से स्टार्ट हो जाओ, क्या मतलब है मास्टर आपका इस बात से। एमसी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारे इस राउंड का ट्रायल जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें कि तुम्हें 2 सेलेस्टर रिलम के बीस्ट के साथ फाइट करनी है। अब हमें दिखाया जाता है उन दोनों बीस्ट को जिसके साथ के जिकुनफन को फाइट करनी होती है। उनमें से एक होता है ये ईगल वाला बीस्ट और एक होता है ये गोरिल्ला वाला बीस्ट। और इन दोनों बीस्ट को देखकर जिकुनफन घबरा जाती है और कहती है मास्टर से, मास्टर अगर ऐसी बात है तो ये दोनों तो फिर मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, तो क्या इसलिए आप मेरी मदद नहीं करेंगे इन दोनों को हराने में। एमसी कहता है हम उस बात के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये उतने ज्यादा ताकतवर तो नहीं है पर फिर भी इस बेवकूफ बंदर को वाइल्ड थंडर एंशिएंट एप कहा जाता है और इसका मीट काफी ज्यादा ताकतवर है, मतलब कि इसकी बॉडी। और जहाँ तक बात रही इस ईगल वाले बीस्ट की तो इसे मैजिक फेदर गोल्ड कहा जाता है, जिसके की विंग ग्रिलिंग में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और हाँ, तुम्हें इस ह्यूमन एम्परर के रूइंस के पीछे जाना है, जिसके लिए कि तुम्हें इन दोनों मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। जिकुनफन इस बात को सुनकर कहते हैं मास्टर क्या अब मैं आपको एक अप्रेंटिस के तौर पर पसंद नहीं हूँ जो कि आप मुझे इस मॉन्स्टर को एक फूड के तौर पर खिलाना चाहते हो। एमसी कहता है तुम ऐसे कैसे बेवकूफों की तरह बातें कर सकते हो और जल्दी से जाओ और इस ह्यूमन एम्परर के ट्रायल को पास करो। ऐसा कहते हुए एमसी उस ड्रैगन के पास आ जाता है जिसे कि जिकुनफन ने हराया होता है। एमसी उस ड्रैगन के पास जाने के बाद कहता है ओए पिद्दू से ड्रैगन जाओ और जाकर बाहर किसी को भी इस जगह के अंदर आने से रोको। एमसी की इस बात को सुनकर वो ड्रैगन उस जगह से तुरंत निकल जाता है और उस ड्रैगन के उस जगह से निकलने के बाद वो ईगल वाला बीस्ट एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, पर एमसी उसे अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस एनर्जी वाले हाथ से उस ईगल वाले बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कि वो ईगल वाला बीस्ट वहीं पर ही जलकर मारा जाता है, जिसे देखकर कि जिकुनफन का मुंह फटा फटा रह जाता है। सिस्टम एमसी से कहते हैं मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, अब यहाँ पर एक ही बीस्ट बचा है। एमसी कहता है उसने मेरे ऊपर अटैक पहले किया था, इस वजह से मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया है। जिकुनफन एमसी से कहती है मास्टर क्या इस लेवल को क्लियर करने में आप मेरी मदद करने वाले हो। एमसी कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं तुम्हारी इस लेवल को क्लियर करने में मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से गायब होकर चला जाता है और कहता है अब मैं इस राउंड के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो एंजॉय योर सेल्फ। जिकुनफन कहते हैं मास्टर क्या सच में आप सीरियस हो, आप में से कैसे मुझे एक सेलेस्टर रिलम के बीस्ट के साथ फाइट करने दे सकते हो। एमसी के वहाँ से जाने के बाद वो गोरिल्ला वाला बीस्ट जिकुनफन को देखकर गुर्राने लगता है और जिकुनफन के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिकुनफन उसके अटैक से जैसे तैसे बच जाती है और दोबारा से वो गोरिल्ला वाला बीस्ट जिकुनफन के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है, पर जिकुनफन उस पंच को झुक करके बच जाती है और ऐसे ही वो गोरिल्ला वाला बीस्ट जिकुनफन के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है और जिकुनफन उसके अटैक से बचे जा रही होती है। जिकुनफन उस गोरिल्ले वाले बीस्ट के अटैक से बचने के बाद कहती है इस गोरिल्ले वाले बीस्ट की डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं इसके साथ हेड ऑन तो फाइट नहीं कर सकती वरना मैं मारी जाऊंगी। जिकुनफन ने सब कुछ कह रही होती कि तभी एमसी उसके माइंड टू माइंड कहता है जिकुनफन ये गोरिल्ला वाला बीस्ट उस छोटे से ड्रैगन की तरह नहीं है जो कि सोल रिलम में था, ये सेलेस्टर रिलम का एक बीस्ट है, जिसकी वजह से कि तुम्हें इसके साथ फाइट करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करते हुए इस गोरिल्ले वाले बीस्ट के एक वीकनेस को फाइंड करना चाहिए और तब जाकर के इस गोरिल्ले वाले बीस्ट के ऊपर अटैक करना चाहिए। जिकुनफन इस बात को सुनकर कहती है मास्टर मैं समझ गई। ऐसा कहने के बाद वो अपने आसपास एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है और कहती है इस गोरिल्ले वाले बीस्ट के आसपास चारों तरफ लाइटनिंग है, तो फिर ऐसे कैसे मैं इसके वीकनेस को फाइंड करूँ। जिकुनफन ये सब कुछ कह रही होती कि तभी वो गोरिल्ला वाला बीस्ट अपने मुंह के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसे देख करके जिकुनफन काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा बुरा है। जिकुनफन की इसी बात के साथ ये एपिसोड पर ही खत्म होता है। तो देखो गाइस, अगर तुम लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आई होगी तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। और मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर एक न्यू कॉमिक को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस कॉमिक में कि हमारा एमसी विलन होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट विलन होने वाला है और उसी के साथ एमसी के पास विलन सिस्टम भी होने वाला है। तो इसलिए जाओ और जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब